वेलकम टू गरुड़ इंस्टीट्यूट ऑफ एक्सेलेंट एजुकेशन। तो आज हम इस क्वेश्चन के साथ अपने वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले एग्ज़ाम के क्वेश्चन पेपर में आपको ये क्वेश्चन आ चुका है, तो सबसे पहले आपको आइडेंटिफाई करने आना चाहिए कि ये जो क्वेश्चन है वो डीसी सर्किट का क्वेश्चन है। अब आप कैसे आइडेंटिफाई करोगे कि ये डीसी सर्किट का क्वेश्चन है? डीसी सर्किट के क्वेश्चंस में आपको हमेशा कुछ बॉक्सेस दिए होंगे कुछ इस प्रकार से। इन बॉक्सेस को हम मैश भी बोलते हैं, मगर मैश के लिए मैंने ऑलरेडी कुछ वीडियोस बना चुके हैं, तो आप उनको प्रेफर कर सकते हो। तो उससे आपका मैश का कंसेप्ट बहुत क्लियर हो जाएगा। फ़िलहाल तो हमें नोट करना है। आप सेम क्वेश्चन को बहुत सारे अलग अलग मेथड से ट्राई कर सकते हैं। आप इसी क्वेश्चन को मैश से भी सॉल्व कर सकते हैं, आप इसी क्वेश्चन को नोट से भी सॉल्व कर सकते हैं। तो फिलहाल के लिए हमको ये क्वेश्चन दिया गया है, आइडेंटिफाई कर लिया आपने। कैसे आइडेंटिफाई करोगे बता दिया, डब्बे दिख रहे हैं, कुछ पॉइंट्स दिख रहे हैं, यहाँ पर नोट्स दिख रहे हैं। तो ठीक है, ये भी क्लियर कर देता हूँ कि नोड किसे कहते हैं। नोड मतलब अपने सर्किट का ऐसे कॉर्नर जहाँ से दो से ज़्यादा ब्रांचेस या फिर दो से ज़्यादा वायर्स पास हो रही है। ये वाला जो कॉर्नर है या फिर ब्रांच है, यहाँ पर देखो दो ही वायर्स पास हो रही है, इसलिए ये नोड की कैटेगरी में नहीं आता है। ये वाला जो पॉइंट है, यहाँ पर तीन वायर्स पास हो रही है, इसीलिए हम इसे नोड की कैटेगरी में डालेंगे। सेम इसे भी हम नोड की कैटेगरी में डालेंगे क्योंकि यहाँ पर तीन वायर पास हो रहा है। ये जो कॉर्नर है ना, यहाँ पर देखो बस दो ही वायर्स पास हो रही है, इसीलिए हम इसे नोड की कैटेगरी में नहीं डालेंगे। ये वाला जो पॉइंट है, यहाँ पर भी तीन ब्रांचेस पास हो रही है, इसीलिए हम लोग बोलेंगे कि ये वाला पॉइंट भी एक नोड है। सिमिलरली ये वाला पॉइंट भी एक नोड है, मगर ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट नोड नहीं है, इसे हम कॉर्नर की कैटेगरी में डालेंगे क्योंकि यहाँ पर दो ही ब्रांचेस पास हो रही है, तीसरी कोई भी ब्रांच पास नहीं हो रही है। इतनी बातें समझ में आ गई। ये थोड़े बहुत बेसिक्स हो गए और आपको एक फार्मूला आना चाहिए, I इज इक्वल्स टू वी बाई आर। ये कुछ नहीं है, बस अपना ओम्स लॉ है, V इज इक्वल्स टू आई आर। तो देखो क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, करंट फ्लोइंग थ्रू 10 ओम रजिस्टर। ये जो अपना 10 ओम रजिस्टर है उसमें से कितना करंट फ्लो हो रहा है, हमको ये चीज़ को फाइंड करना है। बाय कौन सा प्रोसेस, नोडल एनालिसिस। ये वाला प्रोसेस को यूज़ करके अपने को इस चीज़ को फाइंड करना है। आप सेम चीज़ को कुछ और तरीके से भी फाइंड कर सकते हो, मगर क्वेश्चन में जो चीज़ पूछा गया है आप ट्राई करें कि उसको वैसे ही सॉल्व करें। इन चांस अगर आपको नोडल एनालिसिस में कुछ कन्फ्यूज़न हो रहा है, मतलब आप गेस ही नहीं कर पा रहे हो, आपको नोट्स ही नहीं दिख रहे हैं, तो आप कुछ नहीं लिखने से अच्छा आपको जो आ रहा है वो लिख दो। आपको मैश आता है, ठीक है, इन सब में आप मैश लगा के इसको सॉल्व कर दो। वो कौन सा केस है जब आपको कुछ आ ही नहीं रहा है, मतलब आपका दिमाग ही नहीं काम कर रहा है, नोट दिया है लेकिन मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा है, वो सेकंड ऑप्शन है, ठीक है। लेकिन आप सीख के जाओ, ज़रूर आप लिख के आओगे क्वेश्चन पेपर में। स्टेप 1, यहाँ पर मैंने कुछ आपको स्टेप्स लिख दिए हैं, तो उसकी मदद से आप सिंपली इस क्वेश्चन को विद इन मिनट्स आप आराम से सॉल्व कर सकते हो। स्टेप 1 क्या बोलता है, आइडेंटिफाई नंबर ऑफ नोड्स एंड आइडेंटिफाई इक्विपोटेंशियल नोड्स एंड ट्राई टू कंबाइन देम। अब देखो, आपको सबसे पहले तो जो भी सर्किट दिया होगा उसके अंदर आपको नोड्स आइडेंटिफाई करने हैं। मैंने नोड्स आइडेंटिफाई कर लिए। ये मेरा नोड है जिसको मैंने V1 नाम दे दिया, ये मेरा नोड 2 है जिसको मैंने V2 नाम दे दिया, ये मेरा नोड 3 है जिसको मैंने V3 नाम दे दिया, ये मेरा नोड 4 है जिसको मैंने V4 नाम दे दिया। अब अगला स्टेप क्या बोलता है कि मुझे फाइंड करना है इक्विपोटेंशियल नोड। इक्विपोटेंशियल नोड का मतलब क्या होता है, तो ऐसे नोड जिनके बीच में कोई भी ऑब्स्टेकल प्रेजेंट नहीं है। अब यहाँ पर मेरा मतलब ऑब्स्टेकल से है कि इन दो जो नोड है उनके बीच में कोई भी रेजिस्टर नहीं होना चाहिए, कोई भी करंट सोर्स नहीं होना चाहिए, कोई भी वोल्टेज सोर्स नहीं होना चाहिए। इन शॉर्ट दोनों के बीच का रास्ता खाली होना चाहिए। उनके बीच में कोई भी दुकान मकान या फिर कोई भी खड्डा कुछ नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो ये और ये दो नोड के बीच में कुछ नहीं है, ये मतलब है 5 ओम का रजिस्टर है, ये और इसके बीच में भी 5 ओम का रजिस्टर है, इसके और इसके बीच में भी 10 ओम का रजिस्टर है, ये दोनों के बीच में कुछ नहीं है। तो मैं इन दोनों को कंबाइन करके एक में लिख सकता हूँ, चाहे मैं V3 को V4 से कंबाइन कर दूँ, चाहे V4 को V3 से कंबाइन कर दो, कोई आंसर में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा।
तो मैंने सिंपली V4 को V3 से कंबाइन कर दिया। अब अगला स्टेप क्या बोलता है, इनमें से कोई भी आपको एक नोड को ग्राउंड नोड कंसिडर करना है और ग्राउंड नोड का हमेशा वैल्यू 0 लेना है। तो ट्राई करें ग्राउंड नोड आप ऐसे नोड को ही चूज़ करें जहाँ से मैक्सिमम ब्रांचेस पास होती है। यहाँ से 3 ब्रांचेस पास हो रही है, यहाँ से भी 3 ब्रांचेस पास हो रही है, और यहाँ से देखो 1 2 3 4 ब्रांचेस पास हो रही है। तो इसलिए मैं इसको 3 VG इज इक्वल टू 0 कर दूंगा, क्योंकि यहाँ से मैक्सिमम नंबर ऑफ ब्रांचेस पास हो रही है। इतनी बातें समझ में आ गई। स्टेप 2 क्या बोलता है, थ्रो करेंट आउटसाइड फ्रॉम ईच नोड्स। हर एक नोड में से आपको कुछ करेंट्स एज्यूम करने हैं और उन सबको नोड से अपोजिट डायरेक्शन की ओर फेंकना है। मैंने V1 में I2 को इस तरफ फेंका, मतलब I1 को इस तरफ फेंका, I2 को डाउनवर्ड फेंका, I3 को राइट साइड फेंका। अब V2 में से मैं बचे हुए करंट्स को फेंक सकता हूँ। यहाँ तक तो मेरे 3 करंट्स हो गए। 3 के बाद क्या आता है 4, तो मैंने चौथे करंट को इस साइड फेंका, 5वें करंट को डाउन साइड फेंका, 6वें करंट को राइट साइड फेंका। हमेशा आपको नोड से दूर भागते हुए करंट्स को एज्यूम करना है। ये वाला स्टेप भी हो गया। अप्लाई KCL टू ईच नोड। KCL के लिए आपको ये फॉर्मूला आना चाहिए और यहाँ पर कुछ नोटेशंस लिखे हैं। वोल्टेज, इसको बोलते हैं वोल्टेज सोर्स, इसको बोलते हैं करंट सोर्स, या फिर इसको हम लोग फ्रेंड भी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं अभी समझ में आ जाएगा। और ये वाला जो वोल्टेज सोर्स होता है, ये जो बड़ा वाला टर्मिनल होता है, इसको पॉजिटिव कंसिडर किया करो, और ये छोटा वाला जो होता है इसको नेगेटिव कंसिडर किया करो। सिमिलरली करंट सोर्स में ये जो एरो वाला साइन होता है उसको पॉजिटिव कंसिडर किया करो, और ये जो टेल वाला साइन होता है उसको नेगेटिव कंसिडर किया करो। इतनी बातें लिखने के बाद आप सिंपली दो डायलॉग आपको लिखने हैं। अप्लाइंग नोडल एनालिसिस एट नोड V1 पे आपको नोडल एनालिसिस या फिर KCL इस लाइन को हमेशा लिखना है जब भी आप ऐसे टाइप के सम को सॉल्व करते हो। उतना लिखने के बाद वहाँ से जितने भी करंट्स पास हो रहे होंगे, अब नोड V1 से कितने करंट को मैंने फेंका है, मैंने नोड 1 से 3 करंट को फेंका है, तो तीनों को समेशन करके इज इक्वल टू 0 लिख देना। I1 प्लस I2 प्लस I3 इज इक्वल टू 0। ये एक डायलॉग है, आपको हमेशा ऐसे क्वेश्चंस में ये डायलॉग को लिखना होता है ताकि अपना आंसर क्या थोड़ा बड़ा दिखे। अब मैं I1 की जगह क्या लिखूँगा, ये अपना फ्रेंड आ गया है, यहाँ से मेरा I1 जा रहा है ना, उसके हिसाब से मेरे को V/R के फॉर्म में आंसर लिखना है। लेकिन अब आप बोलोगे यहाँ पे मेरे को तो लिखना चाहिए था V1 माइनस VG/R। रजिस्टर तो है ही नहीं रास्ते में, मेरा दिमाग ही नहीं काम करेगा कि मैं क्या लिखूँ। नहीं, बात कैसी होती है पता है, ये जब करंट सोर्स आ गया है ना रास्ते में, ये अपना एक फ्रेंड होता है। फ्रेंड क्या बोलता है, मेरी वैल्यू को जैसे मैं हूँ वैसे ही उठा के लिख दो, बस जो साइन है ना मेरी आप थोड़ा सोच समझ के देना। तो मैंने अपने फ्रेंड को 8 सिंपली वैसे लिख दिया। अभी समझो कि यहाँ पर माइनस नहीं है, मैंने 8 मेरा फ्रेंड लिखा, मैंने अपने फ्रेंड का वैल्यू लिख दिया 8। अब मैंने यहाँ पर क्या लिखा है, कंसिडर लीविंग साइन, मतलब जो निकल रहा है ना उसका साइन आपको कंसिडर करना है। I1 यहाँ से आया, यहाँ से घुसा, ये जो एरो है ये पॉजिटिव साइन है। यहाँ पर देखो, यहाँ पर मैंने लिखा है ये जो एरो है ये पॉजिटिव साइन है, और ये जो टेल वाला साइन है ये नेगेटिव है, इसलिए यहाँ पर मैंने -8 लिखा है। अब I2 कहाँ से कहाँ जा रहा है, I2 यहाँ से यहाँ जा रहा है, इसलिए मैं सिंपली क्या लिख दूंगा, ऊपर मुझे V लिखना है, सारी इक्वेशंस को मुझे इस फॉर्म में लिखना है। तो ऊपर क्या लिखूंगा मैं, V1 माइनस VG/7, V1 माइनस VG/7 सिंपली यहाँ पे लिख दिया मैंने। अब I3 की तरफ जाते हैं। I3 कहाँ से कहाँ जा रहा है, I3 V1 से V2 की तरफ जा रहा है, तो मैं सिंपली लिख दूंगा I3 की जगह V1 माइनस V2/5 इज इक्वल्स टू 0। अब -8 का -8, ऐसे ही मैंने 7 को V1 के साथ लिख दिया, V1 का वैल्यू तो 0 है। 5 को मैंने दोनों के साथ स्प्लिट कर दिया, तो V1/5 माइनस V2/5। सिंपली V1 को मैंने एक साथ लिख दिया, V1 के साथ ये दोनों टर्म कॉमन है, मैंने एक ब्रैकेट में लिख दिया। V2 को मैंने इस साइड भेज दिया, और -8 को जब मैं इज इक्वल्स टू के राइट साइड शिफ्ट करूँगा तो उसका साइन चेंज हो गया, इसलिए ये -8 से जब यहाँ पर शिफ्ट हुआ तो वो +8 हो गया। अब जब आप कोई भी चीज़ को नीचे से ऊपर की तरफ ले जाते हो तो उसका साइन चेंज हो जाता है। तो इसलिए जब मैंने ये 7 को ऊपर लेके गया तो यहाँ पर मैंने इन्वर्स लगा दिया, +5 को ऊपर लेके गया तो उसको भी मैंने इन्वर्स लगा दिया, प्लस माइनस तो ऑलरेडी था, 5 को ऊपर लेके गया सिंपली इन्वर्स लगा दिया, V1 V2 तो पहले से था इज इक्वल्स टू 8। अब ये जो मुझे मिला है ये मेरा पहला इक्वेशन हो गया है।
अब सेम मुझे यही जो सेम मैंने काम किया है उसको अगले नोड के लिए भी काम करना है। अगर आपको नोड नहीं समझ में आ रहा होगा तो मैं कुछ मतलब यहाँ पर हाईलाइट कर देता हूँ। ये देखो, ये अपना पहला नोड है, ये अपना सेकेंड नोड है, दिख रहा होगा, ये अपना पहला नोड है, वो बाजू वाला अपना सेकेंड नोड है। सेम डायलॉग लिख दिया, सेम यही उठा के डाल देना है। बस करंट जो आपने I1 I2 I3 लिखा था ना, उसको वैसे ही नहीं लिख देना। V2 से जो करंट आपने एज्यूम किए होंगे ना, उसके समीशन को आपको ज़ीरो करना है। V2 से मैंने कौन कौन से करंट्स को एज्यूम किया है, I4 को किया है, I5 को किया है, I6 को किया है। तो इसलिए मैंने यहाँ पर क्या सिंपली लिख दिया, I4 प्लस I5 प्लस I6 इज इक्वल्स टू 0। I4 को देखो, I4 कहाँ से कहाँ जा रहा है, I4 V2 से V1 की तरफ जा रहा है, इसलिए I4 की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, V2 माइनस V1 अपॉन 5। मैंने सिंपली लिख दिया V2 माइनस V1 अपॉन 5। I5 की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, I5 कहाँ से कहाँ जा रहा है, I5 V2 से VG की तरफ जा रहा है, तो V2 माइनस VG अपॉन क्या है, रजिस्टर का वैल्यू क्या है, बीच में कौन सा रजिस्टर आ रहा है, 10 ओम का रजिस्टर आ रहा है, सिंपली 10 लिख दिया। अब I6 जो जा रहा है ना, वहाँ पे अपना बीच में रास्ते में कौन आ रहा है, फ्रेंड क्या बोलता है, मेरी वैल्यू जैसे है वैसे के वैसे लिख दो। फ्रेंड का वैल्यू 5 है, मैंने 5 लिख दिया। अब साइन देना है, साइन कैसे दूंगा मैं, साइन जो साइन से वो निकल रहा है ना, ये जो I6 है वो जो साइन से निकल रहा है ना, उस साइन को मेरे को सिंपली दे देना है। तो I6 ऐसे जाएगा तो वो यहाँ से निकलेगा ना, यहाँ से निकलेगा, यहाँ से थोड़ी निकलेगा, वो यहाँ से निकलेगा। तो ये वाला साइन इसलिए मैंने यहाँ पर माइनस दे दिया, ठीक है, सिंपल। अब ये जो 5 है इसको मैं दोनों के साथ स्प्लिट कर सकता हूँ, V2 अपॉन 5 माइनस V1 अपॉन 5 प्लस V2 अपॉन 10। VG का वैल्यू 0 है, हटा दिया इक्वेशन से, प्लस और माइनस मिल के माइनस होते हैं, इसलिए यहाँ पर मैंने माइनस लिख दिया इज इक्वल्स टू 0। अब V1 सिंपली यहाँ पर मैंने लिख दिया है माइनस 1 अपॉन 5, कुछ चेंज नहीं किया है। V2 दोनों को साथ में लिख दिया, बिरादरी वाले को दोनों को साथ में लिख दिया। अब ये -5 जब राइट साइड के उस साइड ट्रांसफ़र होगा तो उसका साइन बदली हो जाता है, इसलिए ये -5 था, जब ये राइट साइड शिफ्ट हो गया तो उसका साइन +5 आ गया है। अब आपको सिंपली ये जब मैं 5 को ऊपर लूँगा तो उसके साथ एक इन्वर्स लगा देना है। कोई भी चीज़ को आप नीचे से ऊपर लोगे तो बस उसके साथ एक इन्वर्स लगा देना है। तो मैंने 5 को ऊपर लिया, उसके साथ इन्वर्स लगा दिया, माइनस तो पहले से था, प्लस V2 मैंने 5 को ऊपर लिया, इन्वर्स आ गया, प्लस मैंने 10 को ऊपर लिया, इन्वर्स आ गया, इज इक्वल्स टू 5 आ गया। दोनों इक्वेशन मिल गए। अब अपने कैलकुलेटर की पार्ट की तरफ चलते हैं, एक मिनट। हाँ, यहाँ पर मेरा कैलकुलेटर है। तो कैलकुलेटर में सबसे पहले आपका कैलकुलेटर डिग्री मोड में होना चाहिए, कॉम्प्लेक्स से डिग्री मोड में, कुछ नहीं तो मोड दबा के 1 दबाओ सबसे पहले। उसके बाद क्या करना है, आपको मोड दबाना है। मोड दबाने के बाद आपको 5 नंबर का बटन दबाना है इक्वेशन, उसके बाद 1 नंबर का बटन दबाना है। आपके पास 2 अननोन्स है इसके लिए। फर्स्ट इक्वेशन में क्या लिखोगे आप, 7 इन्वर्स देखो आप लॉग के ऊपर है, प्लस 5 इन्वर्स इज इक्वल्स टू का बटन दबा देना है, माइनस 5 इन्वर्स इज इक्वल्स टू का बटन दबाना है। 8 को ऐसे ही लिखना, इन्वर्स नहीं डालना, माइनस 5 इन्वर्स। सेकेंड इक्वेशन डाल रहे हैं हम लोग, 5 इन्वर्स प्लस 10 इन्वर्स, ठीक है, दोनों वैल्यू डाल दिया, कांस्टेंट की जगह 5 डाल दिया। अब इज इक्वल्स टू का बटन दबाएंगे तो आपको कुछ इक्वेशन मिलेगा। अब ये मुझे पॉइंट के फॉर्म में चाहिए, तो मैं सिंपली क्या, या कॉस के नीचे H2D का बटन है तो मैं सिंपली ये बटन दबा दूंगा। नेक्स्ट, अब वापस से कुछ आंसर मिल रहा है, कॉस की जगह H2D का बटन है, मतलब नीचे से मैं सिंपली दबा दूंगा तो मुझे x और y की कुछ वैल्यूज़ मिली हैं, तो मैं उसे सिंपली लिख देता हूँ। इसकी जगह क्या मिला है मुझे, 54.09। अब सेकेंड इक्वेशन का वैल्यू क्या मिला है, मतलब V2 का वैल्यू 52.72, ठीक है। अब इतनी बातें तो समझ में आ गई होगी आपको। मैंने V1 फाइंड कर लिया, V2 फाइंड कर लिया। क्वेश्चन में क्या बस V1 और V2 का वैल्यू फाइंड करने के लिए बोला था? नहीं, आप क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए। फाइंड करंट फ्लोइंग थ्रू 10 ओम रजिस्टर। 10 ओम रजिस्टर में से कौन, मतलब कितना करंट फ्लो हो रहा है, ये आपको फाइंड करना है, ठीक है। तो अब यहाँ पर मेरे को सर्च करना है कि मेरा 10 ओम रजिस्टर है कहाँ पे। यहाँ पर मेरा 10 ओम रजिस्टर है, तो 10 ओम रजिस्टर में से कौन सा करंट फ्लो हो रहा है। 10 ओम रजिस्टर में से हमने
एज्यूम किया है I5 को सिंपली लिख दिया। अब I5 के लिए मैंने कैसे इक्वेशन लिखा था, I5 कहाँ से कहाँ जा रहा है, I5 V2 से VG की तरफ जा रहा है, इसलिए V2 माइनस VG/10, VG का वैल्यू 0 है, हटा सकते हैं इक्वेशन से। V2/10, V2 का वैल्यू मुझे क्या मिला है 52, एक मिनट, V2 का वैल्यू मुझे मिला है 52.72। ठीक है, सिंपली जैसे कि जैसे दिख रहा है वैसे ही कैलकुलेटर में उठा के डाल देना है, कुछ इसमें दिमाग नहीं लगाना है आपको खुद से कि पेन और पेपर लेके आप सॉल्व करने बैठ जाओ। कैलकुलेटर दिया है तो उसका यूज़ करना सीखो। 5.272 ओम, 5.272 ओम। क्या मेरा आंसर हो गया है? नहीं, ओम नहीं, सॉरी, एम्पियर। करंट का यूनिट एम्पियर होता है। 5.72 एम्पियर। अब मुझे एक डायरेक्शन भी देना पड़ेगा, तो ये जो 10 ओम रेजिस्टर है यहाँ में से I5 कैसे फ्लो होगा, डाउनवर्ड जा रहा है, सिंपली डाउन, अपना आंसर भी पॉजिटिव आया इसलिए सिंपली एक डाउनवर्ड का साइन आपको दे देना है। तो ये मेरा मतलब 10 ओम रेजिस्टर में से इतना करंट फ्लो होगा। तो कमेंट करिए आपको वीडियो समझ में आया है कि नहीं समझ में आया है। अगर नहीं समझ में आया है तो कमेंट करिए, आने वाली वीडियोस में हम उस गलती को सुधारने की पूरी कोशिश करेंगे। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए अपने फ्रेंड्स को, शायद उनको समझ में आए कुछ चीज़ें। कमेंट करना ना भूलें। ठीक है, मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय।